अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कोविड वेकेशंस की वजह से आज हमें ऑनलाइन लेक्चर की तरफ मूव करना पड़ गया। हम बायोलॉजी का चैप्टर 4 स्टडी कर रहे थे, सेल्स एंड टिश्यूज़, जो कि अभी आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। आपको आज एक वर्कशीट मिलेगी, ठीक है, जिसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि आपने सॉल्व करके स्कूल में सबमिट करवाने हैं आज ही के दिन। थोड़ा सा मैं आज आपको रिवीजन के तौर पर आपको बताता चलूँ, ठीक है। मेजर चीज़ें जो हैं आज हम इसमें से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करने में हेल्प कर सकेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। अब माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करना किसी भी चीज़ को देखने के लिए, उस टेक्निक को हम कहते हैं कि वो माइक्रोस्कोपी है। जो सबसे पहली कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनी थी वो ज़ैकरियास जेनसन ने बनाई थी, ठीक है, इन 1595। उसकी मैग्नीफिकेशन जो थी, उसकी पावर थी 3x to 9x। दो चीज़ें आपने जब भी माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोपी के बारे में कोई चीज़ आप स्टडी कर रहे हो तो आपको ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। पहली है मैग्नीफिकेशन एंड सेकंड है रिजॉल्विंग पावर। मैग्नीफिकेशन का मतलब ये है कि जो भी चीज़, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप देखना चाहते हो, उसके साइज़ को जब हम इंक्रीज़ करेंगे बाय यूजिंग लेंस, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। सेकंड जो है रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उसको हमने क्लियर करना है, मेजर करना है, ताकि उसमें क्लियरिटी आ जाए। क्लियरिटी का मतलब ये है कि आप जिस भी चीज़ को फिर देखना चाहेंगे वो आपको बहुत आसानी से और अच्छी तरह नज़र आ जाएगी। इस जो टर्म को है हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन। फिर हमने ह्यूमन आई का पढ़ा था। ह्यूमन आई जो है आपकी, उसकी जो रेजोल्यूशन है वो है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। तो अगर हम इस रेजोल्यूशन पे कोई ऐसी चीज़ देखना चाहें जिसकी रेजोल्यूशन पावर कुछ और है तो हम देख सकें। फिर हमने स्टडी किया था, अगर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट, अगर उनको हम 0.5 मिलीमीटर अपार्ट रखें, हमारी ह्यूमन आई जो है उसको देखना नहीं देख सकेगी, ठीक है। तो अब मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन ने पढ़ तो लिया है, लेकिन अब इनको चेंज कैसे कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ लेंसेज। एडवांस लेंसेज आ भी गए हैं, हमने इसको थोड़ा बहुत स्टडी भी किया था। नेक्स्ट जो आपको मेजर आपने चीज़ याद रखनी है वो है दोनों कौन कौन सी माइक्रोस्कोप अभी तक वर्ल्ड में आ चुकी है। तो दो टाइप है हमारे पास माइक्रोस्कोप की। पहली है लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसका फिनोमिना ये है कि आपका जो भी चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं उसमें से लाइट जो है पास की जाती है, उससे फिर आपको जो है वो इमेज नज़र आता है। वो इमेज जो आपको लाइट माइक्रोस्कोप पे नज़र आ रहा है उसे हम कहते हैं वो माइक्रोग्राफ है। वो क्या है? माइक्रोग्राफ, ठीक है। ये वो टर्म्स जो हमने स्टडी करनी है। ये जो नीचे आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है, इसमें आपको वो ये बता रहा है कि कौन सी चीज़ कितनी मैग्नीफाई हो सकती है विदाउट काजिंग ब्लरीनेस, ठीक है। यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप का उसने बताया है कि इसकी पावर 1500x हो सकती है, ठीक है। जो भी चीज़ आप देखना चाहें, नीचे आपको फ़ोटोज़ में वो नज़र भी आ रहा है। अमेबा एक्सट्रीमली स्मॉल सेल्स होते हैं ये, ठीक है, और यूनिसेलुलर एल्गी, इनको देखने के लिए 1500x का जो लेंस है वो हमारे पास होना चाहिए ताकि हम इनको अच्छी तरह देखें। नेक्स्ट आ जाए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
बारे में हमने ये स्टडी किया था कि वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में हमने स्टडी किया था कि ये एडवांस फॉर्म है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक हमारे पास वैक्यूम चेम्बर होता है जिसमें से हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है गुजारते हैं थ्रू ऑब्जेक्ट। इससे क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो हैं जब उस ऑब्जेक्ट से गुज़रते हैं तो वहाँ पर लाइट एमिट करते हैं जिससे एक इमेज बन जाता है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम जो लेंस इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। वो उस ऑब्जेक्ट को दिखने के लिए एनलार्ज भी करते हैं और उस इमेज के ऊपर फोकस भी करते हैं ताकि हम उनको आसानी से देख सकें। दो किस्म की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आपके पास अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज़ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड सेकंड इज़ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं जब इंटरनल सेल का, जब सेल के अंदर कौन सी ऑर्गेनेली मौजूद है, ठीक है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको जब हमने स्टडी करना हो तो हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें SEM की, तो SEM का मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको हम इस्तेमाल करते हैं ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी स्ट्रक्चर जो सरफेस के ऊपर हो। एग्जाम्पल इसकी सेल सरफेस, सेल की मेम्ब्रेन, सेल की वॉल, अगर उसे हम स्टडी करना चाहें तो हम SEM को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आज वो है कि सेल थ्योरी की फार्मूलेशन कैसे हुई, किस किस साइंटिस्ट ने इसके ऊपर अपना काम किया था। हम मेन साइंटिस्ट की बात करेंगे। सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक है, 1665 में इसने सबसे पहले सेल को एग्जामिन किया था और कॉर्क का एक इसने टुकड़ा लिया था जिसे हम हनी कोम्ब कह रहे थे। जब इसने उसको देखा तो इसने अंदर उसके ना छोटे छोटे इसको पोर्स मिले। उन पोर्स को, उन कंपार्टमेंट्स को नाम इसने दे दिया सेलुले। सेलुले को अब हम सेल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो काम किया था वो एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। इसने कहा कि इसने ना पॉन्ड वाटर लिया था, उसको जब इसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, स्टडी किया, तो इसको ना मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म नज़र आए जिसका नाम इसने दे दिया एनिमलक्यूल्स। मतलब कि छोटे छोटे एक एक सेल पर मुश्तमिल जो ऑर्गेनिज़म होते हैं उनका नाम इसने दे दिया एनिमलक्यूल्स। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। तो यहाँ पर आपको बाकी के भी जो साइंटिस्ट हैं वो नज़र आ रहे होंगे। इस आज के टॉपिक की रिवीजन का इसलिए मैंने सोचा ताकि एक तो ये भी कवर हो जाएगा और फिर हम दोबारा चलेंगे और आप वर्कशीट भी बना लेंगे और आपको अच्छी तरह ये याद हो जाएगा। जितना आज हम करेंगे उसी में से आपने वर्कशीट आपने हल करनी है। 5 क्वेश्चंस की आपको मिलेगी और आज ही वो आपने सबमिट करवा देनी है। इसके बाद लामार्क, मैंने ये बताया था लामार्क का जो अगर आप याद रखना चाहें तो इसका सबसे जो मेजर काम है वो एवोल्यूशन में है। लेकिन यहाँ पर भी उसने एक आपको बात बताई थी। 1809 में इसने कहा कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ। ऐसी कोई भी चीज़ लाइफ नहीं रख सकती जिसमें सेल ना हो, जिसमें सेल ना हो। तो उसने कहा हर चीज़ जो है वो सेल से बनती है। ऐसी कोई भी चीज़ जो सेल से ना बनी हो उसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस बॉडी का कोई लाइफ नहीं है। नेक्स्ट रॉबर्ट ब्राउन, इस बंदे ने 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर कर लिया था और साथ इसने ये बता दिया था कि सेल में एक सबसे जो मेजर ऑर्गेनेली जो सेल के सारे काम करती है उसका नाम है न्यूक्लियस। बाकी अगर हम सेल थ्योरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सेल थ्योरी फार्मूलेशन में हाथ है वो है मैथियस श्लीडन एंड थ्यूडर शवान का।
इन दोनों ने, एक ने प्लांट पे काम किया था और एक ने एनिमल सेल के ऊपर काम किया था, ठीक है। सो मैथायस श्लीटर ने जो स्टेटमेंट बनाई थी that all plants are aggregates of individual cells which are fully independent। हर प्लांट में जो सेल्स हैं वो इंडिविजुअल हैं और अपना अपना काम करते हैं। थ्यूडर शवान ने एनिमल को स्टडी किया था और इसने कहा कि हर एनिमल में मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ मौजूद हैं और वो टिश्यूज़ बने हैं इंडिविजुअल सेल से। बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। इसके बाद 1855 में रुडोल्फ वर्चू ने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल थ्योरी का जो प्रिंसिपल है वो दिया कि ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, जितने भी नए आएंगे वो किसी ना किसी पिछले सेल से आएंगे, ठीक है। कोई ना कोई सेल पहले से प्रेजेंट होगा, नया बनाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, इस हिस्ट्री को देखते आपने सेल के 3 प्रिंसिपल लिखे हुए हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ 1 or more cells, are the smallest living things, cells arise only by divisions in previously existing cells। ये सेल थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स प्रिंसिपल ये आप रिमेंबर करने हैं, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी की फॉर्मूलेशन के ऊपर काम किया, तो ये 3 प्रिंसिपल सामने आए जो भी मैंने रीड किए हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल से हम इंशाल्लाह सेल वॉल स्टडी करेंगे, ठीक है। और सेल वॉल से फिर हम आगे आपका लेक्चर जो है आपका लेते जाएंगे, ठीक है। इसको गौर से सुन लीजिएगा लेक्चर को एक दफ़ा दोबारा, ताकि आप वर्कशीट को प्रॉपरली जो है कंप्लीट कर सकें और आज आपने वर्कशीट सबमिट करवा देनी है। थैंक यू।